गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? वंस अगेन वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, किसी को पता है? वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग। आई थिंक एसिड बेस बैलेंस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं कि एसिड बेस बैलेंस होता क्या है। अच्छा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस? एसिड बेस इम्बैलेंस क्यों होता है? क्या इसकी कोई इम्पोर्टेंस है? आप डायरेक्ट एडीजीज पे ना जाइएगा, मुझे ये बता दें कि क्या इसके अगर इसे बेस इम्बैलेंस होगा तो क्या लॉसेज हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ओके मरीम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना ज़रूरी क्यों है? इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस के बारे में बात कर रहे थे। हमने कुछ चीज़ें डिस्कस भी कर रही थी इन डिटेल में। फ्लूइड मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है बॉडी के अंदर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस? एसिड बेस बैलेंस की इम्पोर्टेंस क्या है? ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। लेट मी नो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बताएंगे आप लोग? फ्लूइड बैलेंस क्या होता है? सारा कुछ भूल गए? एक भी क्लास नहीं हुई ना हमारी। एनी हाउ, ओके। सो फ्लूइड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस क्या होता है? हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि इनपुट आउटपुट फ्लूइड बैलेंस के इक्वल होता है। नहीं, अभी बेटा नाइन गैप नहीं पढ़ाया। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ आवाज़ आएगी, आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि नाइन गैप होता क्या है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके। इनसेंसिबल और सेंसिबल वाटर लॉसेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आई थिंक फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया गया था। एज रिलेटेड फ्लूइड चेंजेस ये भी हमने डिस्कस कर ली थी। डिफिनियन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। फ्लूइड टाइप्स। आवाज़ नहीं आ रही? पॉसिबल आवाज़ आनी चाहिए बेटा। ओके, फ्लूइड टाइप्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। लाइक आइसोटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं। क्या फ़र्क था? आइसो ओके, आप लोगों को पता होगा ऑल्सो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम बैक। आइसोटोनिक फ्लूइड सॉल्यूशंस, ओके। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वेल, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीनों की कंपोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, इनको रेगुलेट कैसे किया जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया था कि वन इज बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होती है, वॉल्यूम रिसेप्टर रिफ्लेक्स होती है, रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म होता है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसे हम एडीएचवी कहते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, बैरो रिसेप्टर को, वॉल्यूम रिसेप्टर को, रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को और एंटी डायरेटिक हार्मोन को। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
ओके, तो लेट मी नो अबाउट द बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। ये बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या होती है? बाकी लोगों को बेटा बोल दें कि ऑनलाइन हो जाएं। ओनली 18 स्टूडेंट्स आर हियर। अब ये बता दें बैरोरिसेप्टर्स बड़े कहाँ पे होते हैं? अगर आपको बैरोरिसेप्टर्स की लोकेशन का पता चल गया तो आपको बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स इजीली समझ आ जाएगी। ओके, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, कहाँ पे होती हैं? बेल। ओके, कैरोटिड आर्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आर्क ऑफ एओर्टा कैरोटिड साइनसेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बेसिकली ये प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं, प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना फोर्सफुली ब्लड इजेक्ट होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है और ये उस प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम होएगा तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कम होएगा अनटिल अनलेस के देर से डिजीज है जिसमें हो सकता है कि फ्लूइड वॉल्यूम कम हो लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। लाइक बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन हो गई है, अदर कंडीशंस आर वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई है। इसके अलावा कोई जेनेटिकल डिफेक्ट है जिसमें एल्डोस्टेरोन रिपीटेडली सीक्रेट होता जा रहा है, या सर्टेन अदर कंडीशंस हो सकती हैं, कोई अदर डिजीज़ हो सकती हैं, लाइक किडनी की डिजीज़ हो सकती है जिसने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ किया हुआ है। उसके बाद वॉल्यूम रिसेप्टर रिफ्लेक्स होती है। वॉल्यूम रिसेप्टर में जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो डिटेक्ट किया जा रहा होता है कि कंपार्टमेंट में कितना पड़ा है, क्या लॉस तो नहीं हो रहा। रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंदर सोडियम, वाटर और पोटाशियम के बैलेंस को मेंटेन किया जा रहा होता है। और एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच, आप लोगों को ऑलरेडी पता है एडीएच का, कि ये भी जब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाता है तो एडीएच रिलीज हो रहा होता है और एच आर के एक्वापोरेंस को ब्लॉक कर रहा होता है, उसकी की चोट से रिलीज होता है। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स तो फॉल इन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। अगर जैसे ही ब्लड प्रेशर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर लो होएगा तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है। आर्टीरियल वॉल में प्रेजेंट होती है, वेना केवा में, एओर्टिक आर्क के अंदर, ये कैरोटिड साइनसेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये करता क्या है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स करती क्या है, ये आर्ट्रियोल्स को, एफरेंट आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। अब जैसे फ्लूइड रिटेंशन होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन होना शुरू हो जाएगा या ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है वॉल्यूम रिसेप्टर रिफ्लेक्स। वॉल्यूम रिस्पॉन्ड टू फ्लूइड एक्सेस इन द एट्री एंड ब्लड वेसल्स। अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, these receptors their stimulation creates a strong renal response जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करवा देती हैं। यूरिन आउटपुट इंक्रीज होएगा, जो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस था वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा बॉडी से। अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है तो अल्टीमेटली रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और एडीएच एक्टिवेशन हो जाएगी, जो कि फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं। तीसरी कंडीशन रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रीनल रिलीज होता है। जब ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो तब ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब ये रीनल क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 बनाता है।
और एंजियोटेंसिन 1 जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ACE कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर है। एंजियोटेंसिन 2 वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है और पोटाशियम को एलिमिनेट करवा देता है। अब एल्डोस्टोन क्या करता है? एल्डोस्टोन तो दूसरा नाम मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है, इसमें सोडियम और पोटाशियम को ब्लड के अंदर कंट्रोल करना होता है। इंक्रीज क्लोराइड एंड HCO3 concentration एट फ्लूइड वॉल्यूम। इसके अगर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें एल्डोस्टोन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, तो जब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और सोडियम का लेवल ड्रॉप हो जाएगा ECTH से, ये इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीशन होती है, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, वहाँ से फ्लूइड वाटर या सोडियम की रिटेंशन करना शुरू कर देता है। इंक्रीज Cl HCl3 कंसंट्रेशन। ओके बेटा, ये मैं बोर्ड पे समझा दूंगा एक डायग्राम के थ्रू। ये आई थिंक हमने क्लोराइड और HCl3 के लेवल काउंटर मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस किया था, लेकिन अब मैं लेटर ऑन इंशाल्लाह दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको आवाज़ आएगी, आपको समझ नहीं आने वाली। ये बेसिकली कैल्शियम जो है ये पोटाशियम के साथ जा रहा होता है, दो कैल्शियम के आयन एक पोटाशियम इसको रिप्लेस करवा रहा होता है, और जो हाइड्रोजन आयन है हाइड्रोजन के अपोजिट पोटाशियम जा रहा होता है। ये HCO3 जो है ये बेसिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होता है। अब ये आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आएगी ना, जो HCO3 है ये स्प्लिट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज HCO3 HCO की फॉर्म में, और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर रीअब्जॉर्ब करवा दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एलिमिनेट करवा दिया जाता है। और जो क्लोराइड है ये पोटाशियम और जो हाइड्रोजन आयन है, इसलिए जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सेक्रेशन हो रही होती है, दो पोटाशियम के आयंस और एक हाइड्रोजन का आयन, ये क्लोराइड को रिप्लेस करवा रहे होते हैं। ओके, अगर समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो मैं इंशाल्लाह आपको बोर्ड पे समझा दूंगा। EDH क्या है? बेसिकली EDH वेजोप्रेशन है, released by posterior pituitary when there is a need to restore intravascular volume। जब इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डेफिशिएंसी होती है तो उस टाइम ये EDH रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब इसको कैसे पता चलता है? बेसिकली ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करके बताते हैं कि भाई फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए EDH रिलीज होना शुरू हो जाता है। ओके, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होएगा, ADH का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होएगा, ADH का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कौन सी आवाज आ रही है बेटा? फ्लूइड इम्बैलेंस, जिसमें हमने डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया और वाटर इंटॉक्सिकेशन की बात कर ली थी। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन क्या थी? लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। बेटा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई शोर नहीं है।
सॉर्ट आउट करवाएं प्रॉब्लम। बाकी लोगों को भी आवाज़ का इशू आ रहा है, शोर आ रहा है? माइट भी हो सकता है जिसके फैन से आ रही हो। ये हो सकता है प्रॉब्लम। ओके, अब इसका अल्टरनेटिव क्या किया जा सकता है अगर फैन से आ रही है तो? ओके ओके, वेट से मैं ना हेड फ्री का अरेंज करता हूँ, हेड फ्री लगा लेता हूँ, उससे आवाज़ रिड्यूस हो जाएगी। ओके, लेट मी कंफर्म। अब आवाज़ सही आ रही है, अब शोर है? ओके वेल, डिहाइड्रेशन के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था। वो क्लाइंट जो रिस्क पे होंगे, इनके अंदर कंफ्यूज पर्सन्स हो सकते हैं, पेशेंट्स हो सकते हैं, कोमाटोज पेशेंट्स हो सकते हैं, बेड रिडन हो सकते हैं। बेड रिडन इन्फेंट्स इंस्टेड ऑफ दैट एल्डरली पेशेंट्स जो बहुत ओल्ड एज में होते हैं, ये इटरनली फीडिंग पे जो होती हैं। इसमें आपने देखना क्या होता है, फ्लाइटिंग टेबल्स हैं, कन्फ्यूजन है, डिजीनेस है, ये चीज़ें हमने आई थिंक डिटेल में डिस्कस कर ली थी। व्हाट डू यू डू? फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है आपने ओरल आईवी रूट्स के थ्रू ओवर 48 आवर्स। सिम्टम्स और वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट को मेंटेन करना है, आईवी एक्सेस को मेंटेन करना है, डेली वेट करना है, स्किन और माउथ केयर करनी है। हाइपोवोलीमिया ये भी हमने आई थिंक लिटिल बिट पढ़ लिया था। ओके, अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर सरफेस, आइसोटोनिक फ्लूइड है, तो उसको हाइपोवोलीमिया कहा जाता है। और हाइपोवोलीमिया हमने शॉक में भी डिस्कस किया था कि हाइपोवोलीमिया फ्लूइड वॉल्यूम लॉस होने की वजह से, हेमरेज होने की वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है। दैट शॉक वाज नोन एज हाइपोवोलीमिक शॉक। लाइक एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो सकता है जिसमें हेमरेज, फ्लूइड इनटेक अगर कम कर दिए आपने,
एक काज हो सकती है। इसके अलावा फ्लूइड थर्ड स्पेस के अंदर शिफ्ट हो गया, लाइक एडीमा बनना शुरू हो गया है, एनासार्का हो गया है, असाइटीज हो गया है, तो उसमें भी जो फ्लूइड है वो थर्ड स्पेस के अंदर चला जाता है, तो जो सर्कुलेशन में फ्लूइड है वो डिक्रीज हो जाता है। दैट विल आल्सो लीड टू हाइपोवोलेमिया। फ्लूइड वॉल्यूम अगर एक्सेसिव अमाउंट में लॉस हो गया है, हेमरेज हो गया है, इनटेक आपने कम लिया है, या थर्ड स्पेस के अंदर फ्लूइड शिफ्ट हो गया, तो उस कंडीशन को हाइपोवोलेमिया कहा जाता है। व्हाट डू यू सी? मेंटल स्टेटस डिसोरिएंटेशन, ट्रस्ट मैकेनिज्म के बारे में, टैकीकार्डिया, कैप्रिक रिफिल विल बी डिलेड, जो कि नॉर्मल विद इन 3 सेकंड्स होता है, दैट इज नोन एज ब्रिस, इवन के 2 सेकंड्स भी कहीं पे लिखा होता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा, यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर, कूल पेल एक्सट्रीमिटीज होना शुरू हो जाएंगी और वेट लॉस होएगा। हाइपोवोलेमिया की बात कर रहे थे। फ्लूइड रिप्लेस करना है, एल्ब्यूमिन रिप्लेस करनी है अगर असाइटीज हुई हुई है या थर्ड स्पेसिंग फ्लूइड जा रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन। Blood transfusion for hemorrhage, definitely. Instead of that, drugs are administered to maintain blood pressure, that is dopamine. Masked trousers for severe shock or access for fluid overload with the treatment. Hypovolemia, excessive fluid in the extracellular compartment as a result of fluid of sodium retention, excessive intake or renal failure. These are the causes of hypovolemia. One is excessive sodium retention, other one is excessive fluid intake, and third one is if there is a renal failure, condition of renal failure, the patient will go to shock. Occurs when compensatory mechanism fail to restore fluid, certain conditions जिसमें जो fluid loss होना होता है ना, fluid loss नहीं होता, fluid loss ना होने की वजह से fluid volume excess होना शुरू हो जाता है। मास ट्राउजर्स क्या है? अच्छा बेटा, मास ट्राउजर ये है कि मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर्स होते हैं। अब ये करते क्या हैं, इनके अंदर इन्फ्लेटेबल एयर होती है जो कि पेशेंट्स के अपडामन के ऊपर, पेल्विस के ऊपर या लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर अप्लाई की जा रही होती है, ताकि जो हाइपोवोलेमिया है उस जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको हार्ट तक पहुंचाया जा सके, जो पेरीफेरीज के अंदर फ्लूइड पड़ा होता है। मास ट्राउजर, यस। ओके बेटा, मास स्टैंड्स फॉर मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर्स, मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर्स। बेटा इसके अंदर इन्फ्लेटेबल, जिस तरह आपका बीपी कफ होता है ना, इस तरह के ये कफ होते हैं, इन्फ्लेटेबल होते हैं, जिनके अंदर एयर पुश की जाती है और पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर, अपडामन हो गया या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो गया या पेल्विक एरिया हो गया, उसके ऊपर इनको इन्फ्लेट करवा दिया जाता है ताकि वेनस रिटर्न को मेंटेन किया जा सके। इसका मकसद बेसिकली कंस्ट्रिक्शन को प्रमोट करना होता है कि जो ब्लड वेसल है उनको मोर कंस्ट्रिक्ट करवाया जा सके। ये ब्लॉक नहीं करते, बल्कि जैसे ही वेन को प्रेस करते हैं तो उससे फोर्सफुली ब्लड जो है वो वेनस रिटर्न का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। ओके, हाइपरवोलेमिया की बात कर रहे थे। हाइपरवोलेमिया में सोडियम अगर रिटेंशन हो गई है, एक्सेसिव इनटेक हो गया या रीनल फेलियर हो गया, तो उसके रिजल्ट में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाएगा इन द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। और ये होगा कब? जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स फेल होना शुरू हो जाते हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल होंगे तो उसके रिजल्ट में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होना शुरू हो जाता है। अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होएगा तो अल्टीमेटली CHF को लीड करेगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को लीड करेगा एंड पल्मोनरी एडीमा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म हाइपोवोलेमिया को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, जिसमें हमने
रेगुलेटरी मैकेनिज्म, वन इज फ्लूइड रेगुलेटरी मैकेनिज्म, बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स है, रीनल एंजियोटेंसिन रिस्पॉन्स सिस्टम है और एंटी डायबिटिक हार्मोन है। ये 4 मैकेनिज्म्स हैं जो कि हाइपोवोलीमिया एज वेल एज हाइपरवोलीमिया को या फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहे होते हैं। पेशेंट्स के अंदर टैकीकार्डिया होएगा, टिकिपनी होएगा, टिकिपनी होएगा, डिपनी होएगा, फ्रैक्टल्स होंगे, सीएचएफ की वजह से हो सकते हैं। रैपिड बॉन्डिंग पल्स होएगी फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से, हाइपरटेंशन होएगा, S3 ग्लोक होएगा, S2 स्प्लिट हो जाएगी S3 के अंदर। सीवीपी इंक्रीज होएगा, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर और पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर इंक्रीज होएगा जो कि 12 to 18 नॉर्मल होता है, मोर देन 18 होना शुरू हो जाएगा। जेवीटी रेज हो जाएगा, वेन डिस्टेंशन होना शुरू हो जाएगी, एक्यूट वेट गेन होएगा और एडीमा होना शुरू हो जाएगा। एडीमा क्या है? बेसिकली एडीमा फ्लूइड फोर्स इनटू द टिश्यू बाय द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक वजह हो सकती है। पसिंग इन द डिपेंडेंट एरिया, एनासार्कस जनरलाइज्ड एडीमा होता है, फिटिंग एडीमा हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, जिसकी हमने डिफरेंट काजेज भी आइडेंटिफाई की थी कि कौन कौन सी काजेज हो सकती हैं। लाइक हमने कहा था कि वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो सकता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये सर्टेन काजेज होती हैं जो कि एडीमा को लीड कर रही होती हैं। इसमें हमने क्या करना है, फ्लूइड एंड सोडियम रिस्ट्रिक्ट करनी होती है हाइपोवोलीमिया के अंदर। डायरेटिक्स लेने होते हैं ताकि फ्लूइड लोड को कम किया जा सके। वाइटल साइंस मॉनिटर करने होते हैं, आरबी इनटेक आउटपुट मेंटेन करनी होती है और बेड साउंड चेक करने होते हैं, पल्मोनरी एडीमा तो नहीं हुआ। एबीजीज और लैब इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करना होता है। एलिवेट एंड गिव O2 एज ऑर्डर्ड, आई एक्सेस मेंटेन करनी होती है, स्किन और माउथ केयर करनी होती है और डेली वेट रिकमेंडेड होता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या है? Hypotonic extracellular fluid shift into the cell to attempt to restore balance. सेल स्वेल करना शुरू हो जाएगा। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन्स काज हो सकती है। रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो सकती है काज। एक्सेसिव टैप वाटर, हेंच इरिगेशन और अनीमास काज हो सकती है। ये साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया। साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में बंदा कहता है मुझे बार बार प्यास लगी और वो पानी गिरता रहता है, तो दैट विल लीड टू वाटर इंटॉक्सिकेशन। Signs and symptoms of increased intracranial pressures, early changes in LOC, level of consciousness, nausea, vomiting, muscle weakness, twitching, cramping, even seizures can occur. Late में bradycardia, violent pulse pressure, seizures और coma हो सकते हैं। Prevention is best treatment. Assess neurostatus, input output monitor, vital signs monitor, fluid restrict करना होता है। IV access, daily weight, monitor sodium level और CF precautions। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसके अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इनमें एनाइन और कैटाइन्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि एनाइन क्या होते हैं और कैटाइन क्या होती हैं। एनाइन हैविंग पॉजिटिव चार्ज और कैटाइन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड एनाइन हैज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनके अंदर कैटाइन और एनाइन होते हैं और इनका रोल क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक और सेलुलर प्रोसेस के अंदर ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिव के अंदर जिनको कैटाइन्स कहा जाता है, नेगेटिव जिनको एनाइन कहा जाता है। कैटाइन्स आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज वेल, एंड एनाइन्स आर क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट एंड सल्फेट।
Major cations are extracellular cation is sodium and intracellular cation is potassium. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो हाइपोन्यूट्रीमिया और हाइपरन्यूट्रीमिया ये सारे या तो कम होंगे बिलो नॉर्मल लिमिट्स या इंक्रीज या अबव द लेवल ऑफ नॉर्मल लिमिट्स। अगर बिलो होंगे तो हाइपो की कंडीशन होगी, अगर अबव होंगे तो अल्टीमेटली हाइपर की कंडीशन होगी। सोडियम का जो नॉर्मल लेवल होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इवन के 155 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की अगर कहीं पे लिखा है तो दैट वन इज करेक्ट वन। मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन है, attracts fluid and helps preserve fluid volume, combines with chloride and bicarbonate to help regulate acid-base balance. Sodium or water, if the sodium intake suddenly increases, extracellular fluid concentration also increases. Increased sodium concentration, serum sodium concentration increases thrust and release of ADH, which triggers kidney to retain water. Aldosterone also has a function in the water and sodium conservation when the sodium level are low. Definitely, सोडियम पोटाशियम पंप, जब सोडियम इम्बैलेंस होएगा तो सोडियम पोटाशियम पंप फेल होना शुरू हो जाएंगे। Sodium abundant outside the cell triggers tries to get into the cell. Potassium abundant inside the cell tries to get out of the cell, and sodium potassium pump maintains normal concentration. सोडियम पोटाशियम पंप्स जो कि सोडियम को इनसाइड जाने देते हैं और पोटाशियम को आउटसाइड आने देते हैं। नॉर्मली सोडियम इनसाइड ज़्यादा होता है और पोटाशियम आउटसाइड ज़्यादा होता है, और ये पंप एटीपी को यूज़ कर रहे होते हैं। एटीपी magnesium and an enzyme to maintain sodium potassium concentration. Sodium potassium ATPase pump. Pump prevents cell swelling and creates an electrical charges along the neuromuscular impulses transmissions. अगर ये पंप फेल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं होंगी। अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं होएगी तो मसल्स के अंदर कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होएगी। हाइपोन्यूट्रीमिया में क्या होगा कि सोडियम लेवल बिलो अगर 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर डिटेक्ट हुआ है तो उस कंडीशन को हाइपोन्यूट्रीमिया कहा जाता है। Deficiency in sodium related to amount of the body fluid and having several types. One is deletional hyponatremia हो सकता है, depletional हो सकता है, hypovolemic हो सकता है, hypervolemic हो सकता है और आइसोवोलेमिक। ये सेवरल टाइप्स ऑफ हाइपोन्यूट्रीमिया हो सकती हैं। लाइक फर्स्ट वन इज डाइल्यूशनल, जिसके अंदर वाटर इंक्रीज हो जाता है और सोडियम का लेवल कम हो जाता है, तो डाइल्यूशन हो जाती है। सेकेंड वन इज डिप्लीशनल। डिप्लीशनल में इनसफिशिएंट सोडियम इनटेक, इनसफिशिएंट सोडियम लॉस हो गई है, सफिशिएंट अमाउंट में सोडियम लॉस हो गई है, इनटेक कम हो गई है, या एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से सोडियम डिप्लीट हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। थर्ड वन इज हाइपोवोलेमिक। हाइपोवोलेमिक सोडियम लॉस इज ग्रेटर देन वाटर लॉस। डेफिनेटली सर्टेन कंडीशंस जिसमें रीनल कॉज हो सकती है, ओवर यूज ऑफ डायूरेटिक्स हो सकता है जिसमें सोडियम लॉस वाटर लॉस से ज़्यादा हो जाता है। ये वोमिटिंग की कंडीशन है। इंस्टेड ऑफ दैट हाइपोवोलेमिक कंडीशन हो सकती हैं जिसमें वाटर गेन इज ग्रेटर देन सोडियम गेन, लाइक एडिमा सेटल्स होना शुरू हो जाते हैं। एंड लास्ट वन इज आइसोवोलेमिक। आइसोवोलेमिक यानी नॉर्मल सोडियम लेवल, टू मच फ्लूइड। सोडियम लेवल नॉर्मल होता है लेकिन फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसको आइसोवोलेमिक कहा जाता है।
What do you see? Primarily neurological status, neurological symptoms like headache है, nausea, vomiting है, मसल ट्विचिंग है, altered mental status है, स्टूपर्स है, सीयर्स हैं, कोमास हैं, एक्सेट्रा। अगर हाइपोग्लीमिया है, पोअर इंटरवल्स है, टेकिकार्डिया है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर है, ऑक्सीडेटिव हाइपोटेंशन है, हाइपरवीनिया है तो एडिमा है, हाइपरटेंशन, वेट गेन है, पॉन्डिंग टेकिकार्डिया है। माइल्ड और सीवियर केस में क्या करना चाहिए? अगर माइल्ड है तो रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक फॉर हाइपर या आइसोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया। IV fluid or increase फॉरवरम सोडियम इनटेक फॉर हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। अगर सवेयर है तो इन्फ्यूज हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन 3 to 5% सोडियम क्लोराइड आर गिवन। Furosemide to remove extra fluid meter client in the ICU। हाइपरन्यूट्रीमिया हो सकता है excessive sodium relative to body water occur less often than hyponatremia। First mechanism is activated when the hyponatremia occurs. Fluid shift outside the cell may be caused by water deficit or over-ingestion of the sodium। May also result from diabetes insipidus, इसमें excessive water loss हो रहा होता है। ओके, इसमें आपने थिंक अबाउट द साल्ट, SALT। साल्ट स्किन फ्लश होएगी, एजिटेशन होएगी, लो ग्रेड फीवर होएगा, फर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया हो चुका होगा। Instead of that, neurological symptoms, sign of hypovolemia that will be seen। What do we do? Correcting underlying disorders। Instead of that, usual fluid replacement करना है आपने। Monitor for signs and symptoms of cerebral edema। सीरम सोडियम का लेवल में मॉनिटर करना है और सीवियर प्रिकॉशंस। That is a sum up for हाइपर एंड हाइपो। आप इस स्लाइड्स को एक मिनट देखें तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट करें कि दोनों के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हुई हैं। अगर हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया में मेजर काजेज क्या क्या हो सकती हैं, सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं। जो हाइपोनेट्रीमिया है, हाई डाइटेड सोडियम रेयरली causes symptoms, administration of hypertonic saline solutions like sodium bicarb हैं या ट्रीटमेंट फॉर एसिडोसिस ले रहे हैं। अदर काजेज ऑफ ओवर सेक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन है या एल्डोस्टेरोनिज्म है। वाटर लॉस बिकॉज ऑफ फीवर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, डायबिटीज insipidus या डायबिटीज mellitus या डिटेरिया हो गया है। these are the major causes of hyponatremia। एंड साइन ऑफ सिम्टम्स में अगर देखें तो साइन ऑफ सिम्टम्स के अंदर फर्स्ट मैकेनिज्म, फर्स्ट होएगी फीवर होएगा, ट्राइम्यूकस मिग्रेन होएगी, रेस्टलेसनेस होएगी, मोर सीरियस सिम्टम्स लाइक कन्वल्शंस एंड पल्मोनरी एडिमा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वाटर गेन होएगा, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, वाटर वॉल्यूम गेन होना शुरू हो जाएगा, एडिमा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और बॉन्डिंग पल्स होना शुरू हो जाएगी। अगर हाइपोनेट्रीमिया की बात करें तो हाइपोनेट्रीमिया की मेन कॉजेज में क्या होगा? इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ सोडियम, या सोडियम लो डाइट ले रहे हैं या एक्सेसिव अमाउंट में डायूरेटिक्स ले रहे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा रीनल लॉसेज हैं, वॉमिटिंग है,
प्रोलॉन्ग डायरिया है, GIT सक्शनिंग है, बर्न्स हैं, इंस्टेड ऑफ दैट डाइल्यूशन हो गई है, इनटेक ऑफ लार्ज वाटर वॉल्यूम आफ्टर एक्सेसिव स्वेटिंग या हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस काज करवाती है जिसमें सोडियम डिप्लेट होना शुरू हो जाती है। इसकी काजेज में देखा जाए तो काजेज के अंदर लिथर्जी होएगी, कन्फ्यूजन होएगा, प्रीएम्पशन होएगा, सीएल्स होएगा, कॉमा, when accompanied by reduced blood pressure, tachycardia होएगा, decreased urine output होएगी। इसके अलावा when accompanied by increased water volume, weight gain होएगा, edema and distension of veins हो सकता है। ओके, पोटाशियम में क्या होता है? मेजर एक्स्ट्रासेलुलर कैटाइन है। Untreated changes in potassium level can lead to serious neuromuscular and cardiac problems. और पोटाशियम का जो नॉर्मल लेवल है दैट इज 3.5 से लेकर 5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। अगर 3.5 से कम होएगा तो हाइपोक्लीमिया, अगर 5 से ज़्यादा होएगा तो हाइपरक्लीमिक कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। और इम्पोर्टेंस इसकी क्या है? मेजर इंटरसेलुलर कैटाइन है। अगर इसका नॉर्मल लेवल या नॉर्मल बैलेंस मेंटेन नहीं होएगा तो न्यूरोमस्कुलर एज वेल एज कार्डियक प्रॉब्लम काज कर सकता है, अरिथमियाज काज कर सकता है, हाइपर रिफ्लेक्सिबिलिटी काज कर सकता है, सीयर काज कर सकता है। इसलिए इसको नॉर्मल लेवल में मेंटेन करना ज़रूरी होता है। बैलेंसिंग कैसे होती है पोटाशियम की? पोटाशियम इंजेस्टेड इज एक्रीटेड बाय द किडनी। थ्री अदर इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स इन द किडनी इन द पोटाशियम बैलेंस, जिसमें सोडियम पोटाशियम पंप इसको मेंटेन कर रहे होते हैं, रीनल रेगुलेशन हो रही होती है और पीएच को लेवल को मेंटेन किया जा रहा होता है। सोडियम पोटाशियम पंप कैसे मेंटेन करते हैं? सोडियम पोटाशियम पंप यूजेस एटीपीएस टू पंप पोटाशियम इनटू द सेल। अगर सोडियम पोटाशियम पंप अगर पंप फेल हो जाएंगे या एटीपी जनरेशन कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली पंप फेल होना शुरू हो जाएंगे। पंप फेल होंगे तो अल्टीमेटली सोडियम की जो इनफ्लक्स या आउटफ्लक्स है वो नहीं होएगा। सोडियम को आउटसाइड द सेल भेजती है, पोटाशियम को इनसाइड द सेल भेजती है। नॉर्मली सोडियम इनसाइड द सेल होता है, पोटाशियम आउटसाइड द सेल होता है, इसलिए ये एक बैलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। सोडियम पोटाशियम पंप बैलेंस करवा रहे होते हैं। रीनल रेगुलेशन कैसे होती है? रीनल रेगुलेशन इंक्रीज पोटाशियम लेवल विल लीड टू इंक्रीज पोटाशियम लॉस इन द यूरिन। एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन होती है। एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन पोटाशियम को इलिमिनेट करवाती है या एक्सक्रीशन करवाती है और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा रही होती है। ये थ्रू रीनल रेगुलेशन हो रही होती है। पीएच की अगर हम बात करें, पोटाशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन की फ्री अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एसिडोसिस में हाइपरक्लीमिया, पोटाशियम मूव आउटसाइड ऑफ द सेल। एंड अल्कोसिस में क्या होगा कि हाइपोवोलेमिया में जो पोटाशियम है मूव इनटू द साइड। Hypokemia, serum sodium level less than 3.5 milligrams per liter. Condition is known as hypokemia. Can be caused by GIT losses, diarrhea, insufficient intake, non-potassium sparing diuretics like thiazide diuretics दे रहे हैं, furosemide दे रहे हैं, इसमें पोटाशियम इलिमिनेट होना शुरू हो जाती है एंड दैट विल लीड टू हाइपोक्रीमिया। एक निमोनिक्स है, थिंक अबाउट सक्शन, SUCDIN, जिसमें पहली कंडीशन स्केलेटल मसल वीकनेस होएगी। ECG अगर करवाएंगे तो उसके ऊपर यूरिया बनाना शुरू हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन होएगी, टर्मिनल इलियम से अब्जॉर्प्शन नहीं होना शुरू हो जाएगी या वाटर की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट टॉक्सिसिटी ऑफ डिजिटैलस ग्लाइकोसाइड्स, इरेगुलर वीक पल्सेशन होगी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी और नर्वनेस या प्रेस्थीसिया की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी।
इसमें आपने सोडियम इंटेक इंक्रीज करवाना होता है, ओरल KCl सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, IV रिप्लेसमेंट डाइल्यूशन की फॉर्म में दे सकते हैं, चेंज टू पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कर सकते हैं, और अगेन इसी के मिलीलीटर्स कर सकते हैं पर यूरेज। When you are going to administer potassium, mix well when adding to an IV solution bag, and concentration should not be exceeded to 40 to 60 milliequivalent per liter. Rates usually remains 10 to 20 milliequivalent per liter, and never alkali in the push potassium. Otherwise, ये veins को burn out कर देती है. While administering potassium, you have to be more careful, especially related to its dilution, related to its concentration, and related to its rate of administration. That is 10 to 20 milliequivalent per hour it should be administered. ओके, हाइपरकेमिया। ओके, हाइपरकेमिया हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। वी विल जॉइन at 5 PM.